एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री इन डिटेल। ये चैप्टर मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आई फाउंड दैट इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं था वो लेक्चर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये चैप्टर बहुत डिटेल में कवर करें, ताकि सभी जो हैं अच्छे से हर एक कंसेप्ट समझ पाए। सबसे पहले एक बार इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मेसोपोटामिया के बारे में, और आज के टाइम पे मेसोपोटामिया को हम इराक भी बोलते हैं। तो मेसोपोटामिया की अर्लीस्ट सिटीज़, तो मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसकी पुरानी सिटीज़ के बारे में हम देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे इस चैप्टर में जो सिटीज़ थी मेसोपोटामिया की, वो टेम्पल के अराउंड डेवलप हुई थी या फिर वो एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड डेवलप हुई थी। कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं उस टाइम की सेटलमेंट्स के, और बहुत ज़्यादा ह्यूज रिटन रिकॉर्ड भी मिला है, जिससे हम उन लोगों की हिस्ट्री समझ सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि पेस्टोरल पीपल का क्या रोल था इस मेसोपोटामिया। पेस्टोरल पीपल कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर ने क्या रोल प्ले करा है, क्यों सिटीज़ के डेवलपमेंट में राइटिंग का रोल होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। हम सेटल्ड कम्युनिटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे मेटल्स का यूज़ बढ़ता गया, कैसे धीरे धीरे ट्रेड बढ़ना स्टार्ट हुआ, कैसे मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो दूर दूर इलाकों वाले लोगों से ट्रेड करते थे। ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, मेसोपोटामिया। तो बेसिकली मेसोपोटामिया जो है वो दो ग्रीक वर्ड से आया है, मेसोस एंड पोटामोस। मेसोस का मतलब होता है मिडल, और पोटामोस का मतलब होता है रिवर। तो मेसोपोटामिया का क्या मतलब है? लैंड बिटवीन टू रिवर्स। मेसोपोटामिया किसे बोलते हैं? दो रिवर्स के बीच के लैंड एरिया को हम मेसोपोटामिया बोलते हैं। और वो दो रिवर्स कौन सी हैं? यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। ठीक है, और आज हम इसे रिपब्लिक ऑफ इराक के नाम से जानते हैं मेसोपोटामिया को। जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, ये जो सभ्यता है, ये बहुत फेमस है, इसी वजह से हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो भी बहुत फेमस सिविलाइजेशन थी, इसी वजह से हम उसे 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। सिमिलरली मेसोपोटामिया भी बहुत फेमस सिविलाइजेशन थी। ये इसकी प्रॉस्पेरिटी, इसकी सिटी लाइफ, इसके रिच लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सभी चीज़ों की वजह से जानी जाती है। इसीलिए आज हम इस सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2000 BC के बाद, सबसे पहले ये BCE ये सब कुछ हम समझ लेते हैं। देखो, एक टाइमलाइन होती है। मान लो ये एक ऐसा पॉइंट है जब जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ। इससे पहले के टाइम को क्या बोलते हैं? BCE, यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा। जब जीसस क्रिस्ट का बर्थ नहीं हुआ था, उससे पहले के टाइम को BCE बोलते हैं। और CE यानी कि क्रिस्ट के बर्थ के बाद, और CE को हम AD भी बोलते हैं, एनो डोमिनी। ठीक है, 2000 BC यानी कि 2000 साल पहले जीसस क्रिस्ट के बर्थ के। ठीक है, 2000 BC में मेसोपोटामिया's राइटिंग सिस्टम एंड लिटरेचर स्प्रेड टू द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, नॉर्दर्न सीरिया, टर्की। तो मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम, मेसोपोटामिया का लिटरेचर 2000 BC के आसपास इन सभी इलाकों में फैल गया था। वहाँ के जो किंगडम्स थे ना, वो उन्हीं के राइटिंग सिस्टम में लिखा करते थे एक दूसरे को। और इजिप्ट के फेरो यानी कि किंग भी इसी लिटरेचर का यूज़ किया करते थे। ठीक है, इन द बिगनिंग द लैंड वॉज कॉल्ड सुमेर एंड अकर लैंग्वेज सुमेरियन। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में इस लैंड को, सदर्न पार्ट ऑफ द मेसोपोटामिया को सुमेर कहा जाता था, और यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी थी? सुमेरियन। ठीक है, और कुछ टाइम बाद इस लैंड को अकड़ कहा जाने लगा। यहाँ पर अकड़ लोग आ गए थे, और लैंग्वेज कौन सी आ गई थी? अकेडियन। ठीक है, और सदर्न रीजन में ही एक बेबीलोनिया नाम से एक जगह बहुत इम्पॉर्टेंट हुई 2000 BCE के आसपास। ठीक है, असीरिया क्या था? नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में, जहाँ पर असीरिया ने अपना किंगडम बना लिया था, असीरियन लोगों ने, तो उस जगह को असीरिया कहा जाने लगा था। ठीक है, असीरिया, और लगभग ये किंगडम बना था 1100 BCE में। मेसोपोटामिया एंड इट्स जियोग्राफी। अब हम मेसोपोटामिया की जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है इराक बहुत ज़्यादा डाइवर्स एनवायरनमेंट का लैंड है, यानी कि कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे स्टेपीज़ है, कहीं पे प्लेन है, तो वहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है,
नॉर्थ ईस्ट में क्या है, तो पहले तो डायरेक्शन देख लेते हैं। दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। नॉर्थ ईस्ट यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्रीन प्लेन्स है और कहीं कहीं कुछ माउंटेन्स है, ट्री कवर्ड माउंटेन्स है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर स्ट्रीम से बिल्कुल साफ पानी की धाराएं बहती हैं, वाइल्ड फ्लावर्स हैं और काफ़ी हद तक रेनफॉल होती है जिससे क्रॉप्स भी अच्छे से उग सकती हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर 7000 से 6000 BCE में यानी कि जीसस क्रिस्ट के 7000 से 6000 साल पहले यहाँ पर एग्रीकल्चर शुरू हो गया था नॉर्थ में। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर अभी हमने देखा था, ये ईस्ट है। अब हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में क्या था, यहाँ पे स्टेपीज थे, मतलब दूर दूर तक फैले हुए घास के मैदान थे जहाँ पर एनिमल हर्डिंग लोग प्रेफर करते थे जीने के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर नहीं करते थे। यहाँ पर लोग एनिमल्स को पालते थे, रियर करते थे, शीप्स और गॉट्स रखते थे जो कि एबेंडेंस में मीट, मिल्क और वूल प्रोड्यूस करते थे यहाँ पर लोग, ठीक है। ईस्ट में क्या थे, टिग्रिस की ट्रिब्यूटरीज थी, मतलब टिग्रिस की छोटी छोटी धाराएं निकलती थी जिससे लोग कम्युनिकेशन का रूट की तरह यूज करते थे, ठीक है। द साउथ इज द डेजर्ट, द प्लेस विद द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग एमर्ज। साउथ में क्या था, डेजर्ट था, लेकिन मेसोपोटामिया में सबसे पहले सिटीज और राइटिंग वहीं पर आई थी, साउथ की तरफ। यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस कैरी लॉट्स ऑफ सिल्क एंड डिपॉजिट ऑन द फ्लड फील्ड्स। अब क्या होता था, ये थी यूफ्रेट्स नदी, ये थी टिग्रिस नदी और यहाँ पर क्या था, डेजर्ट एरिया। अब ये यूफ्रेट्स और टिग्रिस अपने साथ सिल्क लेके आती थी, फाइन मड लेके आती थी और वो डेजर्ट में डिपॉजिट कर देती थी, और डिपॉजिट होने के बाद डेजर्ट एरिया फर्टाइल हो जाता था और वहाँ पे भी एग्रीकल्चर पॉसिबल होता था। समझ में आया? अभी तक यहाँ पर कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट मी डाउन एंड जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। The water from Euphrates river flows into small channels after it enters the desert. अब देखो, यूफ्रेट्स का जो पानी है जब वो डेजर्ट में आ जाता था तो वो बहुत सारे चैनल्स में बट जाता था और इन चैनल्स को लोग इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, अपनी फील्ड में पानी देने के लिए इन्हीं चैनल्स का इस्तेमाल किया करते थे। एज कम्पेयर टू ऑल एंशिएंट सिस्टम, पहले की किन्हीं भी सिविलाइजेशंस को हम देखें, चाहे वो रोमन एम्पायर की सिविलाइजेशन हो, सबसे ज़्यादा अच्छा और प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर सदर्न मेसोपोटामिया का ही माना जाता है। बेशक डेजर्ट था लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव था, ठीक है। Apart from agriculture, Mesopotamian sheep and goat produced meat, milk and wool in abundance. They grazed on the steppe, the northeastern plains and the mountain slopes. एग्रीकल्चर में तो रिच था ही मेसोपोटामिया, साथ साथ वहाँ पर शीप्स और गॉट्स लोग एनिमल हर्डिंग प्रेफर करते थे जिससे कि मीट, मिल्क और वूल ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा एबेंडेंस में होती थी। वो लोग गोट्स और शीप को स्टेपीज में ग्रेज करवाने के लिए लेके जाते थे, प्लेन्स में भी ग्रेज करवाते थे और माउंटेन स्लोप्स पे भी, ठीक है। फिश की हम बात करें, वाटर्स में रिवर्स में फ़िश भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल थी और समर में डेट पाम एज अ फ्रूट कंज्यूम किया जाता था, ठीक है। मेसोपोटामिया में नेचुरल फर्टिलिटी थी लेकिन कभी कभार एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। वो प्रॉब्लम्स दोनों थी, नेचुरल भी थी और मैनमेड भी थी। अब नेचुरल कैसे होती थी, कई बार क्या होता था, यूफ्रेट्स बहुत ज़्यादा पानी के साथ आती थी जिससे क्रॉप्स में फ्लडिंग हो जाती थी, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता था और क्रॉप्स खराब हो जाती थी, ठीक है। और मैनमेड भी थी, क्यों, जो ऊपर रहने वाले लोग थे वो यूफ्रेट्स को डाइवर्ट कर लेते थे, मतलब उसकी दिशा को चेंज कर देते थे, अपनी तरफ उसका पानी का बहाव रोक लेते थे जिससे नीचे इतना पानी नहीं आ पाता था और क्रॉप्स नहीं हो पाती थी, ठीक है। They also neglected the silt removal from the stretch of their channel and blocking the flow of water further down. और ऊपर से क्या होता था, सिल्ट आता था तो ऊपर वाले लोग जो है उस सिल्ट को नहीं आते थे जिससे वो एरिया ब्लॉक हो जाता था और नीचे फर्दर पानी नहीं आ पाता था, ठीक है। इसी वजह से मेसोपोटामियन कंट्री साइड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए हैं लैंड के ऊपर और वाटर के ऊपर। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। अब अर्बनिज्म कैसे स्टार्ट हुआ मेसोपोटामिया में, यानी कि धीरे धीरे सिटीज़ कैसे डेवलप होने लगी। When an urban economy developed in different fields like trade, manufacture, services, other than food production, it creates an atmosphere for people to live in towns. देखो, जब किसी भी इकोनॉमी में ट्रेड बढ़े, मैन्युफैक्चर बढ़े, सर्विसेज ये सारी चीज़ें बढ़े, साथ साथ फूड प्रोडक्शन भी, तो उससे एक एटमॉस्फेयर बन जाता है, लोग धीरे धीरे टाउन्स में रहना पसंद करते हैं। Urban centers involved in various economic activities such as food production, trade. अर्बन सेंटर्स में ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। फूड प्रोडक्शन ज़्यादा अमाउंट में होता है जिससे फिर ट्रेड होने लग जाता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब होने लग जाती हैं तो अर्बन सेंटर्स क्रिएट होते हैं। City people will become more specialized in their field of work and become interdependent with other people rather than being self-sufficient. अब सिटी में क्या होता है, लोग अपना अपना काम करते हैं, वहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है, यानी कि सपोज किसी को कार्विंग करनी है स्टोन के ऊपर, तो भाई
वो कार्व करने के लिए जो वो टैबलेट्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले टैबलेट समझ लेते हैं। टैबलेट क्या होता था? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में क्ले के बहुत बड़े बड़े से पीसेस बनाए जाते थे, आपकी बुक की शेप के, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के, और जो गीला होता था ना तो उसके ऊपर कार्विंग की जाती थी और फिर उसे सनलाइट में सुखा दिया जाता था और उन्हें टैबलेट्स बोला जाता था। इन पे वो रिकॉर्ड्स रखते थे, ठीक है। अब भाई जिसको टैबलेट बनाना है, क्ले तो कोई और लेके आएगा, उसके ऊपर कार्व करने के लिए मेटल्स कोई और लेके आएगा, उसे सुखाएगा कोई और, उसके ऊपर लिखेगा कोई और, यानी कि सब अलग अलग काम कर रहे हैं ना। यहाँ पर ये तो है नहीं एक ही पर्सन ये सारे काम करेगा, वो लेके भी आएगा, वो लिखेगा भी, इसे सुखाएगा भी, ऐसा नहीं होता सिटीज़ में। सिटी में लोग क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, यानी कि सिटी में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, ठीक है। जब डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, यू कैन से दैट इट इज अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ, ठीक है। यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया गया है, द कार्वर ऑफ स्टोन सील रिक्वायर्स ब्रोंज टूल एंड कलर्ड स्टोन। कार्वर को ये सारा सामान चाहिए होता है, उसको मेटल्स चाहिए होते हैं, चारकोल चाहिए होते हैं ब्रोंज टूल मेकर को, है ना। तो मतलब यू कैन से लोग अपने काम के लिए अलग अलग लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं सिटीज़ में। सिटीज़ में सोशल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। क्या मतलब इसका? कि अलग अलग लोग अपना अलग अलग काम करें, ठीक है। फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन्स, वुड एसेट्रा कम फ्रॉम मेनी प्लेसेस फॉर सिटी मैन्युफैक्चरर्स। अब हमें पता है मेसोपोटामिया में फूड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये फ्यूल्स, मेटल्स, ये स्टोन्स, ये वुड, ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो ये मैन्युफैक्चरर्स के पास अलग अलग जगहों से आती थी। देयर आर डिलीवरीज ऑफ ग्रेन, अदर फूड आइटम्स फ्रॉम द विलेज टू द सिटी। ग्रेन्स और दूसरे फूड आइटम्स की डिलीवरीज होती थी विलेज से सिटी में, यानी कि विलेज से सिटी में भी सामान आता था। Thus organized trade and storage is needed। इसीलिए ऑर्गेनाइज ट्रेड की जरूरत पड़ती थी, स्टोरेज की जरूरत पड़ती थी सिटी में सामान स्टोर करने के लिए, ठीक है। अर्बन इकोनॉमीज ऑफन रिक्वायर द कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। भाई अब जब इतनी अर्बन इकोनॉमीज बनने लग जाती हैं तो रिटर्न रिकॉर्ड्स की भी जरूरत पड़ती है। इन सच अ सिस्टम सम पीपल कमांड्स एंड दोज अदर्स ओबे। और ऐसे सिस्टम में क्या होता है, कुछ लोग कमांड करेंगे और दूसरे लोग उन्हें ओबे करेंगे, फॉलो करेंगे। अर्बन इकोनॉमीज में रिटर्न रिकॉर्ड्स की जरूरत कैसे पड़ी? देखो भाई कितना ज़्यादा ट्रेड हो रहा था, कितना सामान आ रहा है, कितना जा रहा है, इस सब का रिकॉर्ड रखना पड़ता था। इसीलिए धीरे धीरे मेसोपोटामिया में रिकॉर्ड्स भी रखने शुरू कर दिए। जैसे जैसे सिटीज़ डेवलप हुई, रिटर्न रिकॉर्ड्स की भी डिमांड बढ़ती गई। मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़। अब सिटीज़ में गुड्स को कैसे मूव किया जाता था ये हम पढ़ेंगे। हमें पता है मेसोपोटामिया में फूड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा एबेंडेंस में थे, लेकिन मिनरल रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं थे, है ना। साउथ में स्टोन्स नहीं थे, टूल्स, सील्स, ज्वेल्स बनाने के लिए, और जो डेट पाम की वुड है और पॉपुलर ट्रीज़ की वुड है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं थी कि इससे कार्ट्स, व्हील्स, बोट्स, ये सारी चीज़ें बन सके। और ना ही वहाँ पे मेटल्स थे टूल्स बनाने के लिए, वेसल्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को, वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल, स्टोन्स, इन सभी को टर्की और ईरान से इम्पोर्ट करना पड़ता था, और बदले में वो अपनी टेक्सटाइल्स और फूड रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब अर्बन डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिसाइड्स क्राफ्ट, ट्रेड, सर्विसेज एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इज नीडेड फॉर अर्बन डेवलपमेंट। ऐसा तो है नहीं भाई ट्रेड हो रहा है, सर्विसेज हो रही है, क्राफ्ट हो रही है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। अब ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए? एफिशिएंट होना चाहिए कि भाई वो टाइम कम ले और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, जल्दी से गुड्स एक से दूसरी जगह पे पहुंच सके। तो भाई चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था मेसोपोटामिया में? वाटर। हमें पता है यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियाँ तो थी ही, और उनके चैनल्स भी थे। तो इन चैनल्स ने और इन नदियों ने बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करा है ट्रांसपोर्ट का मेसोपोटामियन रीजन में, ठीक है। रिवर बोट्स और बार्जेस लोडेड विद सैक्स ऑफ ग्रेन आर मूव्ड बाय करंट ऑफ रिवर एंड बट व्हेन एनिमल्स ट्रांसपोर्ट गुड्स दे नीड टू बी फेड। भाई सबसे सस्ता तरीका क्या था कि पानी से वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सके वाटर करंट्स की हेल्प से, और जब तेज़ हवा चले, जब आराम से वो अपने सामान को पहुंचा सकते थे। लेकिन अगर वो अपने सामान को एनिमल्स पे कैरी करेंगे तो वो एक्सपेंसिव पड़ता था। क्यों भाई? एनिमल्स को खिलाना भी तो पड़ता था, और साथ ही साथ वो बहुत टाइम भी लगाते थे। तो ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा वे क्या था? वाटर, ठीक है। The canals and natural channels of ancient Mesopotamia were to equip between large and small settlements। अब इन channels और इन canals की मदद से क्या होता था, छोटे से छोटे इलाकों में या छोटे से बड़े इलाके में हर जगह पे मेसोपोटामियंस ट्रेड कर पाते थे, और इससे बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो जाता था। यूफ्रेट्स एक वर्ल्ड रूट बन गई थी, यानी कि यूफ्रेट्स से बहुत दूर दूर जगहों तक ट्रेड किया जा सकता था। द सिस्टम ऑफ राइटिंग। अब हम देखेंगे कैसे राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ मेसोपोटामिया में। अब मेसोपोटामिया में ये जो लोग थे वो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे। अब देखो भाई वो टैबलेट्स के ऊपर लिखते थे, अपने स्टोन्स के मदद से कार्व करते थे, तो उनकी नुकीली नुकीली राइटिंग आती थी। उस नुकीली नुकीली स्क्रिप्ट को ही क्यूनिफॉर्म कहा जाता है,
ठीक है। अब क्यूनिफॉर्म लैंग्वेज में, क्यूनिफॉर्म साइन में क्या होता है, कोई सिंगल कॉन्सोनेंट या सिंगल वोवल वो यूज़ नहीं करते, ऐसे ए बी ऐसे एक सिंगल साउंड का यूज़ नहीं करते, वो सिलेबल्स यूज़ करते हैं। सिलेबल्स जैसे कि उन्हें कोई एक वर्ड बोलना है, जैसे पुट, उसके लिए वो उनका एक अलग साइन होगा, कोई दूसरी साउंड है उसके लिए एक अलग साइन, मतलब पूरी एक साउंड के लिए उनका एक साइन होता था। तो इससे जो स्क्राइब्स होते थे, जो कार्विंग करते थे, उन्हें बहुत सारे साइंस याद करने पड़ते थे, और उसको वेट टैबलेट को हैंडल करना, उसको सुखाना, ये इतना इजी काम नहीं था। तो ऐसा माना जाता था कि राइटिंग एक स्किल्ड क्राफ्ट है, मतलब जिसको राइटिंग आती थी वो बहुत बड़ी बात होती थी। अब इट कन्वेज विजुअल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ साउंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को वो ऐसे कार्व करते थे, सो इट वॉज वेरी स्किल्ड क्राफ्ट वी कैन से। अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स। अब हम देखेंगे सदर्न मेसोपोटामिया में कैसे अर्बनाइजेशन हुई, टेम्पल्स और किंग्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। The earliest cities emerged from settlements that began to develop in southern Mesopotamia from 5000 BCE. Various kinds of cities were developed. अब जो सबसे पहली सिटीज़ थी वो सदर्न मेसोपोटामिया में ही डेवलप हुई थी, यानी कि डेजर्ट वाले एरियाज में सिटीज़ सबसे पहले डेवलप हुई थी, लगभग 5000 BC के अराउंड। ठीक है, 3 तरह की सिटीज़ डेवलप हुई थी। पहली जो कि टेम्पल्स के अराउंड डेवलप हुई है, सेकंड जो कि ट्रेड सेंटर्स के रूप में डेवलप हुई है, एंड थर्ड थी इंपीरियल सिटीज़, यानी कि जहाँ से किंग रूल करते थे। तो 3 तरीके से सिटीज़ डेवलप होती थी। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में कैसे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते थे और कैसे उन्हें मेंटेन किया जाता था। अर्ली सेटलर्स बिगैन टू बिल्ड एंड रिबिल्ड टेम्पल्स एट सिलेक्टेड स्पॉट इन द विलेजेस। अब जो पहले जो सेटलर्स आए मेसोपोटामिया में, वो किन्हीं स्पॉट्स में, किन्हीं पर्टिकुलर एरियाज में टेम्पल्स बनाते थे। द अर्लीस्ट नोन टेम्पल वॉज अ स्मॉल श्राइन मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक। जो पहले टेम्पल्स बने थे वो कैसे थे, वो एक छोटी सी श्राइन थी जो कि अनबेक्ड ब्रिक्स की बनती थी। टेम्पल्स को गॉड्स का घर माना जाता था, और कौन कौन से गॉड्स थे, उर एक सिटी है, ठीक है, मून गॉड ऑफ उर, ये एक भगवान का नाम है। इनाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, तो मतलब ऐसे ऐसे गॉड्स के लिए टेम्पल्स बनाया जाता था, ठीक है। और एक और है दगन, ये कौन थे, गॉड ऑफ स्टेपी की गॉड माने जाते थे। टेम्पल्स बिकेम लार्जर ओवर टाइम विद सेवरल रूम्स अराउंड ओपन कोर्टयार्ड्स। धीरे धीरे टाइम के साथ टेम्पल्स का साइज बढ़ता गया, उनके अंदर बहुत सारे रूम्स बनते गए, और उनके अंदर कोर्टयार्ड्स भी होते थे, ओपन कोर्टयार्ड्स, बहुत बड़े बड़े बगीचे, और यू कैन से टेम्पल ऑलवेज हैड देयर आउटर वॉल्स गोइंग इन एंड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स। अब टेम्पल्स की जो आउटर वॉल्स थी वो थोड़ी सी अलग होती थी, वो रेगुलर इंटरवल्स पे इन और आउट ऐसे, मतलब ऐसी ऐसी दीवार होती थी, आउटर वॉल्स होती थी टेम्पल्स की, ठीक है। गॉड वॉज द फोकस ऑफ वर्शिप एंड पीपल ब्रॉट ग्रेन कर्ड एंड फिश टू गॉड। गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे लोग, वर्शिप सिर्फ गॉड की ही की जाती थी, लोग ग्रेन कर्ड फिश ये सारी चीज़ें चढ़ाते थे गॉड के ऊपर, ठीक है। द गॉड वॉज द थियोरिटिकल ओनर। ऐसा माना जाता था कि जो भी लोगों के पास एग्रीकल्चर फील्ड है, फिशरीज हैं, हर्ट्स है, लोकल कम्युनिटी है, हर एक चीज़ के ओनर है गॉड। प्रोडक्शन प्रोसेस, धीरे धीरे टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा लोग आने लगे, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ने लगा, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस से स्टार्ट होने लगे टेम्पल्स में। ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग, वीविंग, वुलन क्लॉथ की वीविंग, ये सारे काम टेम्पल्स में होने लगे। टेम्पल अर्बन इंस्टीट्यूशन बन गया, यहाँ पर प्रोडक्शन का काम, यहाँ पर फिर मर्चेंट्स को एम्प्लॉय करना, रिकॉर्ड्स कीप करना, ये सारी चीज़ें करने लगे थे, ठीक है। भाई किसने कितना चढ़ावा चढ़ाया है, इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट कर दिया गया है टेम्पल्स में, ठीक है। अब किंग का क्या रोल होता था टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन में, उनकी मेंटेनेंस में। Archaeological record shows that villages were periodically relocated in Mesopotamian history because of flood in the river and change in the course of river. बहुत सारे आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मिले हैं जिनसे पता चला है कि भाई विलेज एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स नहीं होते थे, बार बार विलेजेस की लोकेशन चेंज होती रहती थी फ्लड्स के वजह से, या फिर कभी कभी रिवर्स अपना रास्ता बदल लेती थी, जिसके वजह से विलेजेस की जो लोकेशन है वो बदल ली जाती थी, ठीक है। There were man-made problems as well. Man-made problems भी थी, लोग ऊपर से जो लोग होते थे, ऊपर के लोग, वो वाटर की डायरेक्शन डाइवर्ट कर देते थे, जिसके वजह से विलेजेस को शिफ्ट करना पड़ता था, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिला है कि भाई मेसोपोटामियन विलेजेस में लैंड और वाटर के ऊपर लगातार वॉर चलती रहती थी। जो जीत जाते थे, द विक्टोरियस चीफ, जो लीडर्स जीत जाते थे, वो अपने लूट के सामान को उनके फॉलोवर्स में बांट देते थे, और जो बंदी बनते थे ना, उनको वो अपने साथ लेके जाते थे और उन्हें एज अ गार्ड्स और सर्वेंट्स अपॉइंट कर देते थे अपने अंडर। द चीफ्स ऑल्सो ऑफर प्रीशियस बूटी टू द गॉड्स टू ब्यूटिफाई टेम्पल्स। जो भी उन्होंने लूटा है उस सामान को वो टेम्पल्स बनवाने के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे।
ही ऑर्गेनाइजेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पल वेल्थ बाय कीपिंग रिकॉर्ड्स। भाई टेम्पल की वेल्थ किसके पास कितना जाएगा इस चीज़ को भी वो रिकॉर्ड्स की तरह रखते थे। दिस गेव द किंग हाई स्टेटस एंड अथॉरिटी टू कमांड द कम्युनिटी। भाई उन्होंने इतना सारा लूट का सामान लाया है, उन्होंने कुछ एम्प्लॉयज़ लाए हैं, सर्वेंट्स लेके आए हैं, उन्होंने टेम्पल्स बनवाए हैं, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता था, किंग को एक हाई स्टेटस मिल जाता था और उन्हें एक अथॉरिटी मिल जाती है कि भाई अब वो उस कम्युनिटी के ऊपर राज कर सकते हैं, वो उन्हें कमांड कर सकते हैं। ठीक है। वॉर कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल हैड टू वर्क फॉर द टेम्पल और फॉर द रूलर। अब जो वॉर कैप्टिव्स है, वॉर कैप्टिव्स यानी कि जो वॉर में हारे हैं जो लोग, और जो लोकल पीपल है उन्हें टेम्पल्स में या फिर रूलर के लिए काम करना पड़ता था। जो भी काम करते थे उन्हें राशन मिलता था, जैसे कि ग्रेन, ऑयल, क्लोथ, ये सारी चीज़ें मिलती थी। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर पुट टू वर्क एट मेकिंग एंड बेकिंग ऑफ क्ले कॉन्स। बहुत सारे लोगों को क्ले कॉन्स बनानी पड़ती थी टेम्पल्स के लिए। और एक सिटी है यहाँ, वहाँ पर ये सब कुछ देखा गया है आर्कोलॉजिकल एविडेंस की मदद से। ठीक है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट वन ऑफ द टेम्पल्स टुक 5 years टू बिल्ड। ऐसा देखा गया है कि एक टेम्पल बनाने के लिए 5 साल लगते थे। अगर हर रोज़ 1500 मैन 10 घंटों के लिए काम करेंगे ना लगातार 5 साल के लिए, तब जाके एक टेम्पल तैयार होता था। रूलर्स मेड पीपल टू फेच स्टोन्स और मेटल्स। और हमें पता है मेसोपोटामिया में स्टोन्स, ये मेटल्स नहीं होते थे। रूलर्स क्या कहते थे, लोगों को दूर दूर जगहों पे भेजते थे इन सभी चीज़ों के लिए। ठीक है। डेवलपमेंट इन अर्बन इकोनॉमी। अब कैसे अर्बन इकोनॉमी डेवलप हुई वो हम देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एट उरुक। उरुक एक सिटी है। ठीक है। एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है। वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन शो दैट अराउंड उरुक क्या था, एक टेम्पल टाउन था। टेम्पल टाउन क्या होता है, एक टेम्पल के अराउंड जब एक सिटी डेवलप होती है दैट इज टेम्पल टाउन। ठीक है। उरुक एक टेम्पल टाउन था। एक एविडेंस मिला है कि भाई 3000 BC में ये एक टेम्पल टाउन था। ये 250 हेक्टेयर्स का था लगभग उस टाइम पे, विच वॉज ट्वाइस एज लार्ज एज मोहनजोदारो साइट। जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी वहाँ पर एक मोहनजोदारो साइट है, उससे 2 गुना बड़ा था ये टेम्पल टाउन उरुक। 3000 BC में कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंस से ये पता चला है। डोजन्स ऑफ स्मॉल विलेजेस वर डिजर्टेड। बहुत सारे विलेजेस वीरान हो जाते थे और मतलब एकदम से पॉपुलेशन में शिफ्ट आ जाता था। द साइट वॉज कॉन्टिन्यूसली ऑक्यूपाइड फ्रॉम अबाउट 4200 BCE to 400 CE and it has expanded to 400 hectares by about 2800 BC. It also had a defensive wall around it. अब क्या देखने को मिला है कि भाई एकदम से पहले 250 हेक्टेयर्स की थी, लेकिन कुछ सालों बाद ही 200 सालों के बाद ये लगभग 400 हेक्टेयर्स की हो गई थी। कितनी बड़ी हो गई थी एकदम से ये सिटी। लोग विलेजेस को छोड़ के एकदम से सिटीज़ में शिफ्ट हो गए थे और इस सिटी के अराउंड एक डिफेंसिव वॉल भी थी। ठीक है। यानी कि दूसरे एनिमीज से बचने के लिए एक वॉल बनाई गई थी। देयर वर ऑल्सो टेक्निकल एडवांसेस एट उरुक। उरुक में कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी थे लगभग 3000 BC के अराउंड। ब्रॉन्ज टूल्स केम इनटू यूज। लोग ब्रॉन्ज टूल का इस्तेमाल करने लगे थे। आर्किटेक्ट्स लर्न टू कंस्ट्रक्ट ब्रिक कॉलम्स। आर्किटेक्ट्स ने ब्रिक कॉलम्स बनाने सीख लिए थे। एज देयर वॉज नो सुटेबल वुड टू बियर द वेट ऑफ द रूफ ऑफ लार्ज हॉल्स। क्योंकि अब कोई सुटेबल वुड नहीं होती थी, अच्छी क्वालिटी की वुड नहीं होती थी जो कि इतने बड़े बड़े होल्स की मतलब रूफ का वजन ऐसे सह सके, तो ऐसी सुटेबल क्वालिटी ऑफ वुड नहीं होती थी। तो ब्रिक कॉलम्स भी बनाने सीख लिए थे आर्किटेक्ट ने। पीपल वर्क टू मेक एंड बेक क्ले कॉन्स दैट वर पुश्ड इनटू टेम्पल्स। लोगों ने क्ले कॉन्स बनाना और बेक करना सीख लिया था। कैसे अलग अलग कलर्स की मदद से कलरफुल मोसैक्स पेंट करने हैं, ये सब कुछ सीख लिया था। अचीवमेंट्स इन स्कल्पचर यूजिंग इम्पॉर्टेंट स्टोन। जो वो दूसरी जगहों से स्टोन्स इम्पोर्ट करवाते थे उनसे उन्होंने स्कल्पचर बनाने सीख लिए थे। वन इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क विच सूटेड अर्बन इकोनॉमी वॉज इन्वेंशन ऑफ पोटर व्हील। एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क क्या था कि उन्होंने पोटर व्हील का इन्वेंशन कर लिया था। विच एनेबल टू मास प्रोड्यूस सिमिलर पोर्ट्स एट अ टाइम। जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सिमिलर टाइप के पोर्ट्स वो प्रोड्यूस कर पाते थे। ठीक है। पोटर्स व्हील बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है उस टाइम पे। ठीक है। लाइफ इन द सिटी। अब सिटी में कैसी लाइफ होती थी लोगों की वो अब हम देख लेते हैं। रूलिंग एलाइट स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। रूलिंग एलाइट यानी कि जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग होते थे, वो सोसाइटी के बहुत कम % लोग ही रूलिंग एलाइट में आते थे। ठीक है। emerged in Mesopotamia which had a major share of wealth. इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था. This is supported by the evidence available at Ur where enormous riches, jewelry, gold vessels, wooden musical instruments inlaid with white shell and lapis lazuli, ceremonial daggers of gold, etc. were buried with some kings and queens.
और में एक एविडेंस मिला है कि भाई जो रिच लोग थे जैसे कि किंग्स थे, क्वींस थे, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रीशियस ज्वेलरी के साथ, डैगर्स ऑफ गोल्ड, इन सभी के साथ बरी किया जाता था, ठीक है। और एंड मारी वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपीरियल सिटीज़ ऑफ मेसोपोटामिया। और मारी, ये दोनों क्या थी? इंपीरियल सिटीज़ थी। इंपीरियल सिटीज़ यानी कि जहाँ से राजा महाराजा राज करते थे। और मारी ऐसी सिटीज़ थी मेसोपोटामिया में। उरूक क्या था? टेम्पल टाउन था। और वॉज अ टाउन एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ एक्सकवेटेड इन 1930s। तो और एक ऐसा टाउन था जो कि 1930s में जिसे एक्सकवेट किया गया था, ठीक है। और वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ दैट वॉज सिस्टमैटिकली एक्सकवेटेड इन 1930। एक अच्छे से बहुत सिस्टमैटिकली और को एक्सकवेट किया गया था 1930s में। ऐसा देखने को मिला कि भाई और में नैरो ट्विस्टेड स्ट्रीट्स इंडिकेट द व्हील्ड कार्ट्स कुड नॉट हैव रीच मेनी ऑफ द हाउसेस। बहुत पतली पतली गलियां होती थी और में, जिससे ऐसा पता चला है कि भाई व्हील्ड कार्ट्स जो थी वो अंदर गलियों में दूसरे घरों में नहीं जा पाती होंगी। सैक्स ऑफ ग्रेन एंड फायरवुड वुड हैव रीच ऑन डोंकी बैक। और इसी वजह से जो ग्रेन के बोरे हैं, फायरवुड है, ये सब कुछ डोंकी के बैक पे ही लेके जाया जाता होगा। द नैरो विंडिंग स्ट्रीट्स एंड इरेगुलर शेप्ड हाउस प्लॉट्स ऑल्सो इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग। भाई पतली पतली गलियाँ थी, घर की बहुत इरेगुलर शेप होती थी, इससे ये भी पता चलता है कि भाई टाउन प्लानिंग की एब्सेंस थी वहाँ पर। और डिड नॉट हैव स्ट्रीट ड्रेन्स लाइक मोहनजोदारो की तरह और में स्ट्रीट ड्रेन्स नहीं होते थे। स्ट्रीट ड्रेन्स वर एब्सेंट एट और, ठीक है, स्ट्रीट ड्रेन्स नहीं होते थे। इंस्टेड ऑफ ड्रेन्स क्ले पाइप्स वर फाउंड इन द इनर कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस। ड्रेन्स के बजाय घरों के अंदर क्ले पाइप्स होते थे, ठीक है। हाउस रूफ स्लोप्ड इनवर्ड्स एंड रेन वाटर वॉज चैनल्ड विया द रेन पाइप्स इन टू द सम्स इन द इनर कोर्टयार्ड्स। और हाउस रूफ स्लोप्ड इनवर्ड्स, हाउस की जो रूफ थी वो अंदर की तरफ होती थी, जिससे क्या होता था? रेन वाटर जो है वो सम्स में जाता था। अंडरग्राउंड एक टैंक्स होते थे जिन्हें सम्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि कोर्टयार्ड में होते थे। नेक्स्ट इज पीपल हैड स्वेप्ट देयर हाउस होल्ड रिफ्यूज इनटू द स्ट्रीट्स। लोग अपने घर का हाउस होल्ड जो कचरा है वो सारा स्ट्रीट में फेंक देते थे। दिस मेड स्ट्रीट लेवल राइज, जिससे क्या होता था? धीरे धीरे टाइम के साथ स्ट्रीट लेवल राइज होता जाता था। ओवर टाइम द थ्रेशोल्ड ऑफ हाउसेज हैड टू बी रेज्ड सो दैट नो मड वुड फ्लो इनसाइड आफ्टर रेन्स। अब इससे क्या होता था? उसको हटाना पड़ता था ताकि भाई घर के अंदर वो सारा कचरा ना चला जाए। लाइट केम इनटू द रूम्स नाउ फ्रॉम, और ऐसा भी देखने को मिला है कि भाई वहाँ पर विंडोज़ भी नहीं होती थी घरों में, सिर्फ लाइट डोरवेज के थ्रू ही आती थी। सुपरस्टिशन अबाउट हाउसेस, बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस भी होती थी लोगों में घरों के अकॉर्डिंगली, एज रिकॉर्डेड ऑन ओमन टैबलेट्स एट और। कुछ ओमन टैबलेट्स में ये सुपरस्टिशन रिकॉर्ड की जाती थी। जैसे कि पहली चीज़ है, अ रेज्ड थ्रेशोल्ड ब्रॉट वेल्थ। भाई घर जितना ऊंचा होगा उससे बहुत ज़्यादा वेल्थ आएगी, ठीक है। सेकेंड, द फ्रंट डोर दैट डिड नॉट ओपन टूवर्ड्स अनदर हाउस वॉज लकी। भाई अगर हमारे घर का फ्रंट डोर किसी और घर के सामने नहीं खुल रहा तो वो लकी है। अगर घर के सामने एक और घर है दैट मीन्स वो लकी नहीं है। अगर मेन डोर जो है वो बाहर की तरफ खुल रहा है, इससे क्या होता था कि भाई द वाइफ वुड बी टॉर्मेंट टू हर हस्बैंड। अगर घर का गेट बाहर की तरफ खुल रहा है दैट मीन्स वाइफ बहुत टॉर्चरर होगी अपने हस्बैंड के ऊपर। टाउन सेमेंट्री एट और। द ग्रेव्स ऑफ रॉयल्टी एंड कॉमनर्स हैव बीन फाउंड। द रॉयल लोगों की और कॉमन लोगों की ग्रेव्स मिली है और में बहुत कम इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कि घरों के अंदर ही, ऑर्डिनरी हाउसेस के फ्लोर्स के अंदर ही बरी किए जाते थे। और ट्रेडिंग टाउन इन अ पेस्टोरल जोन। तो भाई मारी को हमने इंपीरियल टाउन भी बोला है, इंपीरियल सिटी भी बोला है, साथ ही साथ ये एक ट्रेडिंग टाउन भी थी। देखो और क्या था? और इज़ अ इंपीरियल सिटी। उरूक एक टेम्पल टाउन था एंड मारी एक ट्रेडिंग टाउन थी, यानी कि ट्रेड के रूप में ये एक डेवलप हुई थी। आफ्टर 2000 BC द रॉयल सिटी ऑफ मारी फ्लोरिश्ड। 2000 BCE के बाद मारी जो सिटी थी फ्लोरिश होने लगी। मारी वॉज लोकेटेड ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ यूफ्रेट्स। यूफ्रेट्स नदी के ऊपरी हिस्से पे मारी लोकेटेड थी, ठीक है। मारी हैड बोथ फार्मर्स एंड पेस्टोरलिस्ट इन इट्स कम्युनिटीज़। मारी में दोनों तरह के लोग रहते थे, फार्मर भी और पेस्टोरलिस्ट भी। एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग वर कैरिड आउट इन दिस रीजन। यहाँ पर एनिमल रियरिंग भी होती थी, साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी होता था। मोस्ट ऑफ द रीजन वॉज यूज फॉर पैस्चरिंग शीप्स एंड गोट। ज़्यादातर रीजन में पैस्चरिंग होती थी शीप्स और गोट्स की, उन्हें ग्रेज करवाया जाता था। बोथ हर्डर्स एंड फार्मर्स हैड अ कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप। भाई हर्डर्स और फार्मर्स के बीच में एक कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता था। क्या होता था? हर्डर्स जो है वो अपना एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि चीज़, लेदर, मीट, ये सब कुछ एक्सचेंज कर लेते थे मेटल्स, टूल्स और फार्मर के प्रोडक्ट के बदले में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दे ऑल्सो हैड अ कॉन्फ्लिक्ट। साथ ही साथ वो झगड़ते भी थे। अ शिप हर्ड
might take his large group of animals to water across sown field that resulting in ruin of a crop. अब देखो ये एक यूफ्रेट्स नदी है, यहाँ पर इसके आसपास मारी सिटी जो है बसी हुई है। अब यहाँ पर क्या होता था, लोगों की फील्ड्स होती थी। अब यहाँ से वो एनिमल हर्डर्स आते थे, अपने एनिमल्स को पानी पिलाने के लिए लाते थे, यहाँ पर दूर दूर तक बसे हुए थे। तो इसमें जो बीच में आने वाली फील्ड्स की क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी जब वो अपने एनिमल्स को पानी पिलाने के लिए लेके आते थे। तो इससे क्या होता था, उनके बीच में झगड़ा होता था क्योंकि उन फील्ड्स की सारी क्रॉप्स तो खराब हो जाती थी। हर्ड्समैन कुड रेड विलेजेस, सीज देयर स्टोर्ड गुड्स। अब जो हर्डमैन है क्या करते थे, वो एकदम से विलेजेस में घुस जाते थे, स्टोर्ड गुड्स को छीन लेते थे लोगों से। सेटल्ड ग्रुप माइट डिनाई पेस्टोरल एक्सेस टू रिवर। अब जो वहाँ पे सेटल्ड लोग हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, वो पेस्टोरलिस्ट को आने नहीं देते थे रिवर्स के पास, कैनल के पास, कुछ जगहों पे। नोमैडिक ग्रुप्स ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट फिल्टर्ड इनटू द प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरल लैंड। अब क्या होता था, ये नोमैडिक ग्रुप जो है वो बिल्कुल वीरान कर देते थे उस एग्रीकल्चरल लैंड को, वहाँ पर अपने एनिमल्स को लेके जाते थे जानबूझ के, और जिससे वो सारी क्रॉप खराब हो जाती थी। सच ग्रुप वुड कम एज हर्डर्स, हार्वेस्ट लेबर्स और हायर्ड सोल्जर्स एंड सेटल डाउन। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो हर्डर्स का ग्रुप था, ये धीरे धीरे इन्होंने हार्वेस्ट लेबरर्स की तरह काम करना शुरू कर दिया गया, इन्होंने सोल्जर्स की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे ये भी सेटल्ड होते चले गए। इन लोगों में कौन कौन थे, अकीडियन लोग थे, एमोरिट्स थे, एसीरियंस थे और आर्मेनियंस थे, ठीक है। और जो मारी के जो किंग थे वो कौन बने, एमोरिट्स, ठीक है। एंड रेज टेम्पल एट मारी फॉर दगन। दगन कौन थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, गॉड ऑफ स्टेपी को दगन बोला जाता था, ठीक है। ये गॉड ऑफ स्टेपी होते थे। मेसोपोटामियन सोसाइटी एंड कल्चर वर ओपन टू डिफरेंट कल्चर्स। मेसोपोटामियन सोसाइटी में बहुत अलग अलग तरह का कल्चर प्रेफर किया जाता था। मारी एज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर। धीरे धीरे मारी कैसे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बना वो देख लेते हैं। मारी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अर्बन सेंटर का, जो कि ट्रेड के वजह से प्रॉस्पेर हुआ, ठीक है। वुड, कॉपर, वाइन, टिन, ऑयल एक्सेट्रा वर कैरिड इन बोट्स अलोंग द यूफ्रेट्स रिवर बिटवीन द साउथ एंड टर्की, सीरिया एंड लेबनान। देखो ऊपर से यूफ्रेट्स नदी है, यहाँ पर मारी है, यहाँ पर, ठीक है। ऊपर से बोट्स आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं। मारी वाले लोग यहाँ पर रोक लेते थे, उनसे टैक्स ले लेते थे, कुछ फूड आइटम्स ले लेते और कहते थे उसके बाद ही तुम आगे जाओगे। साथ ही साथ उन्हें आराम करने के लिए भी कोई जगह चाहिए होती थी उन लोगों को, तो वो यहाँ पर आते थे, जिसके वजह से मारी धीरे धीरे फ्लोरिश होता गया, ठीक है। बोट्स कैरिंग ग्राइंडिंग स्टोन्स, वुड एंड वाइट ऑयल जार्स वुड स्टॉप एट मारी ऑन देयर वे टू सदर्न सिटीज़। तो लोग यहाँ पर रुकते थे। ऑफिसर्स ऑफ दिस टाउन वुड गो अब्रॉड, इंस्पेक्ट द कार्गो एंड लेवी अ चार्ज ऑफ अबाउट 1/10 द वैल्यू ऑफ गुड्स। जितनी भी वैल्यू है गुड्स की, उसका 1/10 यानी कि 10% वो टैक्स ले लेते थे इन लोगों से। ऐसे ही मारी धीरे धीरे फ्लोरिश होता गया। Thus, although the kingdom of मारी was not military strong, मिलिट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी मारी की, लेकिन ये एक्सेप्शनली प्रॉस्पेरस था, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वेल्दी होता गया। सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर। मेसोपोटामियंस वैल्यूड सिटी लाइफ। मेसोपोटामिया के लोग सिटी लाइफ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे। बहुत सारी कम्युनिटीज़ और कल्चर लिव्ड साइड बाय साइड। बहुत सारी कम्युनिटीज़, अलग अलग तरह के लोग और बहुत सारे कल्चर्स इकट्ठे रहते थे। आफ्टर सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड इन वॉर, दे रिकॉल्ड देम इन पोइट्री। जब सिटीज़ ख़राब हो जाती थी, डिस्ट्रॉय हो जाती थी वॉर के वजह से, तो उनको वो अपनी पोइट्री में रिकॉल करते थे, ठीक है। द एपिक ऑफ गिलगमेश। तो अब ये गिलगमेश की एक एपिक है जो रिमाइंड अस द प्राइड ऑफ मेसोपोटामियंस हु टुक इन देयर सिटीज़ विच वाज रिटन इन 12 टैबलेट्स। ये गिलगमेश की एपिक जो है वो लगभग 12 टैबलेट्स पे लिखी गई है, जो मेसोपोटामियन के प्राइड के बारे में हमें याद दिलाती है, हु टुक इन देयर सिटीज़, ठीक है। गिलगमेश वॉज द रूलर ऑफ उरुक। अब ये गिलगमेश कौन थे, ये उरुक के राजा थे, रूलर थे। अ ग्रेट हीरो हु बॉट पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड अंडर हिज कंट्रोल, जो दूर दूर के लोगों को अपने कंट्रोल में लेके आए थे। ही गॉट अ शॉक व्हेन हिज हीरोइक फ्रेंड डाइड। उन्हें एक शॉक लगा जब उनके एक हीरोइक फ्रेंड की डेथ हो गई। ही देन सेट आउट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ इमॉर्टैलिटी। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस इमॉर्टैलिटी का, इस अमरता का सीक्रेट ढूंढने के लिए निकलूँ। सो आफ्टर अ हीरोइक अटेम्प्ट गिलगमेश फेल्ड, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं पता चला, तो वो वापस उरुक में आ गए। उन्होंने अपनी सिटी की फाउंडेशंस को एडमायर करना स्टार्ट कर दिया। टू कन्फर्ट इन द सिटी दैट हिज पीपल हैड बिल्ट। उनके जो लोग थे, उनकी सिटी के लोगों जो जो उन्हें कंफर्ट देते थे, उसका उन्होंने आराम से मज़ा लेना शुरू कर दिया, ठीक है। बस यही एक गिलगमेश की एक एपिक थी, बस, और कुछ नहीं है। Traditions in Mesopotamia. Family tradition in Mesopotamia. Legal text shows that Mesopotamian society, the nuclear family system was the norm. ऐसा देखा गया है कि भाई मेसोपोटामिया में जो लोग थे वो न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते थे। द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, जिसमें हेड ऑफ द फैमिली कौन होते थे, फादर। वी नो लिटल अबाउट प्रोसीजर्स ऑफ मैरिज। थोड़ा बहुत मैरिज की प्रोसीजर्स का भी पता चला है।
अ डिक्लेरेशन वॉज मेड अबाउट द विलिंगनेस टू मैरी बाय द ब्राइड्स पेरेंट्स व्हेन द वेडिंग टुक प्लेस गिफ्ट्स वर एक्सचेंज। पेरेंट्स से पूछा जाता था वेडिंग के लिए, जब अगर वो विलिंग है तो वेडिंग हो जाती थी, और वेडिंग के बाद गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते थे दोनों पार्टीज़ की तरफ से। फिर वो इकट्ठे खाते थे एंड वो टेम्पल्स में अपनी ऑफरिंग करने के लिए जाते थे। द ब्राइड वॉज गिवन हर शेयर ऑफ द इनहेरिटेंस बाय हर फादर। उसके फादर की तरफ से ब्राइड को उसका शेयर मिल जाता था। द फादर, ऐसा माना जाता था कि फादर का घर, हर्ट, फील्ड, ये सब कुछ उसके सन ही इनहेरिट कर सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इन विच स्पोकन साउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन विजिबल साइंस। पता है हमें कि भाई वर्बल कम्युनिकेशन होता है का एक फॉर्म है जिसमें ये स्पोकन साउंड्स को बस हम विजिबल साइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स विच वर रिटन अराउंड 3200 BC कंटेन पिक्चर्स लाइक साइंस एंड नंबर। जो सबसे पहले मेसोपोटामियन टैबलेट्स बने थे उनके अंदर पिक्चर जैसे साइंस और नंबर्स थे, ठीक है। दीज वर लिस्ट ऑफ गुड्स ऑफ अबाउट, इनमें क्या लिखा जाता था, गुड्स की लिस्ट थी, लगभग 5000 ऑक्सन, फिश, ब्रेड, लोव्स विच वर ब्रॉट इनटू और डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम टेम्पल्स ऑफ उरूक अ सिटी इन द साउथ। कि भाई क्या क्या चीज़ कैसे कैसे किन किन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुई है, बस इस चीज़ का एक रिकॉर्ड रखा जाता था, ठीक है। दिस शोज दैट राइटिंग बिगैन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई राइटिंग जब शुरू हुई थी जब ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाने लगा था। मेसोपोटामियंस क्ले के टैबलेट्स के ऊपर लिखा करते थे। टैबलेट क्या होता था, एक फ्लैट स्लैब होता था स्टोन का, क्ले का या फिर वुड का भी होता था, स्पेशली फॉर इंस्क्रिप्शन, जिसके ऊपर इंस्क्राइब किया जाता था, ठीक है। स्क्राइब कौन होता था, एक ऐसा पर्सन जो कि इसके ऊपर लिखा करता था। वुड वेट द क्ले को गीला करेगा, उसे साइज़ का बनाएगा, उसके ऊपर लिखेगा उसको स्मूथ करके, ठीक है। एक वेज शेप्ड राइटिंग आएगी, उस वेज शेप्ड यानी कि ऐसे नुकीले नुकीले साइंस आएंगे जिसे क्यूनिफॉर्म बोला जाता है, ठीक है। फिर उसे सुखा दिया जाएगा सन में, बस ऐसा ही होता है। एवरी माइनर ट्रांजैक्शन वॉज मेड ऑन अ न्यू टैबलेट। हर एक ट्रांजैक्शन को एक नए टैबलेट पे लिखा जाता था। बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ टैबलेट्स मिले हैं मेसोपोटामियन साइट्स में, जिससे हमें मेसोपोटामिया के बारे में ज़्यादा पता चला है। भाई मेसोपोटामिया में इतना सब कुछ क्यों पता चला है, उसके रिटन रिकॉर्ड्स की वजह से। नेक्स्ट इज लिटरेसी। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ साइंस टू लर्न इन मेसोपोटामिया। भाई इतने सारे साइंस थे याद करने के लिए मेसोपोटामिया में, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत मुश्किल थे। इसकी वजह से बहुत कम ही मेसोपोटामियंस रीड और राइट करना जानते थे, ठीक है। अगर किंग रीड कर पाता था तो वो उसके इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड किया जाता था कि भाई किंग को पढ़ना लिखना आता था, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे पढ़ना लिखना। द यूजेस ऑफ राइटिंग, कैसे राइटिंग का यूज़ किया जाता था। बाय 2600 BC लेटर्स बिकेम क्यूनिफॉर्म एंड द लैंग्वेज वॉज सुमेरियन। अब क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता था और सुमेरियन लैंग्वेज में लिखा जाता था। द कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ, ट्रेड, राइटिंग इज ब्रॉट आउट इन अ लॉन्ग सुमेरियन एपिक पोम अबाउट एन मार्कर। अब भाई सब चीज़ों के बारे में लिखा जाता था, और ऐसे ही जैसे कि हमने एपिक ऑफ गिलगामेश पढ़ी, ऐसे ही एक एपिक ऑफ एन मार्कर भी है। ये भी एक उरूक के ही राजा थे। मतलब इन मेसोपोटामियन ट्रेडिशन उरूक वॉज द सिटी ऑफ एक्सीलेंस, समटाइम्स सिंपली नोन एज द सिटी, ठीक है। उरूक को बहुत अच्छा इंटेलिजेंट सिटी माना जाता है, बहुत एक्सीलेंस की सिटी माना जाता है, इसे द सिटी बोला जाता है, द लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर राइटिंग कैसे कैसे इस्तेमाल की जाती थी, रिकॉर्ड्स रखने के लिए, डिक्शनरीज बनाने के लिए, लीगल वैलिडिटी देने के लिए कि भाई किसको कितना लैंड मिला है, लैंड ट्रांसफर्ड होता था तो उसको लीगल वैलिडिटी देने के लिए, किंग के डीड्स लिखने के लिए, किंग ने क्या क्या चेंजेस करे हैं, क्या क्या कस्टमरी लॉज उन्होंने लाए हैं, इन सभी का रिकॉर्ड रखने के लिए, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, सेंडिंग मैसेजेस के लिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों के लिए राइटिंग का इस्तेमाल किया जाता था। राइटिंग को सुपीरियरिटी का साइन माना जाता था मेसोपोटामियन कल्चर में, ठीक है, कि भाई जिसे लिखना पढ़ना आता है वो बहुत बड़ी बात है। द लीगेसी ऑफ राइटिंग। अब भाई मेसोपोटामिया से हमें क्या मिला है, मतलब उन्होंने क्या क्या हमें दिया है। One of the greatest legacy of Mesopotamia to the world is an estimation of time and mathematics. भाई टाइम और मैथमेटिक्स के मामले में उन्होंने बहुत कुछ हमें दिया है। टैबलेट्स फ्रॉम अराउंड 1800 BC हैड मल्टीप्लिकेशन। उस टाइम पे 1800 BC के टैबलेट से हमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेबल्स, स्क्वायर रूट टेबल्स, टेबल्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना सब कुछ हमें इतने पहले टाइम पे देखने को मिला है। उन्होंने कैलेंडर में भी बहुत सारी चीज़ें लाई हैं, जैसे कि भाई एक साल में 12 महीने होंगे, एक महीने में 4 हफ्ते होंगे, एक दिन में 24 घंटे होंगे। ये सब कुछ हमें उन्हीं से पता चला, मतलब उनके टैबलेट्स में ये सारी चीज़ें पहले से ही डिवाइड कर दी गई थी। उस टाइम पे जो बच्चे होते थे उन्हें एरिया, वॉल्यूम, इन सब की प्रॉब्लम्स दी जाती थी सॉल्व करने के लिए। टाइम डिवीजन्स विच वी फॉलो नाउ केम फ्रॉम, जो हम टाइम डिवीज़न आजकल यूज़ करते हैं कि भाई 1 घंटे में 60 मिनट्स होंगी, 60 मिनट्स में इतने सेकेंड्स होंगे, मतलब जो भी है ये सब कुछ हमें मेसोपोटामियंस से ही मिला है।
दे वर अडॉप्टेड बाय द सक्सेसर्स ऑफ अलेक्जेंडर। फिर ये सारी चीज़ें अलेक्जेंडर के सक्सेसर्स ने अडॉप्ट करी, फिर ये रोमन वर्ल्ड में आई और धीरे धीरे ये इस्लाम में आई और फिर ये मिडीवल यूरोप में आई, मतलब धीरे धीरे ये चीज़ें फैलती गई। सोलर एंड लूनर एक्लिप्स वर ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड। पहले भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती थी और रिकॉर्ड की जाती थी। देयर वर स्कूल्स वेयर स्टूडेंट्स रीड एंड कॉपीड अर्लियर रिटर्न टैबलेट्स। स्कूल्स होते थे जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता था और वो पुराने टैबलेट्स को रिकॉर्ड करते थे, कॉपी करते थे। Thus, without writing an urban institution like schools, the important and great Mesopotamian achievement would have not been possible. अगर पहले ये अर्बन इंस्टीट्यूशन, ये स्कूल्स नहीं होते तो आज के टाइम पे हम इतना सारा मेसोपोटामियन अचीवमेंट्स नहीं जान पाते। ठीक है, तो ये टाइमलाइन है, यू कैन रीड कि भाई ये कौन कौन थे, कौन कौन क्या आया, जो भी है ये आपकी बुक में भी गिवन है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।